तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर दें। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका। 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव ने पार्टी छोड़ी, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वाघोड़िया विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक रहे मधु श्रीवास्तव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। मधु श्रीवास्तव टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। उनकी जगह पर वाघोड़िया सीट से बीजेपी ने अश्विन पटेल को टिकट दिया है। श्रीवास्तव के अलावा बीजेपी के 4 पूर्व विधायकों ने बगावती रुख अपनाया है। इन नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने कहा है कि वे अपने समर्थकों से परामर्श करने के बाद अपना अगला कदम उठाएंगे। लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक हर्षद बसावा ने शुक्रवार को नंदोड़ अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल भी कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जारी नामांकन के बीच प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया। अलग अलग दलों के बड़े बड़े नेता चुनावी रैलियां कर अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। विपक्षी दल अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने में जुटे हैं। गुजरात चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी जहां राज्य सरकार के साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कामकाज को आधार बनाकर वोट मांग रही, वहीं विरोधी दल भी अब दोनों सरकारों के कामकाज को मुद्दा बनाने लगे हैं। गुजरात चुनाव में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण का जिक्र भी आ गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाले ईडब्ल्यूएस को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखने का दावा करता है। हालांकि बीच बीच में कई मामले ऐसे सामने आते हैं जो रेलवे की साख पर बट्टा लगाने का काम करते हैं। पूर्व मध्य रेलवे के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां रिजर्वेशन होने के बावजूद 5 दर्जन से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। ट्रेन के डिब्बों में पहले से ही यात्रियों की जबरदस्त भीड़ थी। इन सभी यात्रियों को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से संघमित्रा एक्सप्रेस पकड़नी थी और चेन्नई जाना था, लेकिन भीड़ के कारण ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। तकरीबन 15 घंटे तक ये सभी यात्री डीडीयू जंक्शन पर बेहाल रहे। उत्तर प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बच्चों को इन बीमारियों से सुरक्षित रखने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने राजकीय स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने के संबंध में भी नए निर्देश जारी किए। इसके तहत छात्र छात्राओं को पूरे बाह की यूनिफॉर्म पहनने के लिए निर्देश दिया गया है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से इसको लेकर के नोटिस में कहा गया है कि प्रदेश में डेंगू और चिकुनिया का प्रकोप तीव्रता से बढ़ रहा है, जिससे छात्र छात्राएं भी प्रभावित हो रहे हैं। बचाव के लिए आवश्यक है कि छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को विद्यालय के माध्यम से जागरूक किया जाए। अक्टूबर की थोक महंगाई दर के आंकड़े आ गए और ये सितंबर के मुकाबले कम हो गई है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 8.39% पर आ गई महीने और यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें गिरावट भी देखी जा रही है, जिससे लोगों को लगातार बढ़ती महंगाई से राहत मिली है। लगातार 18 महीने से थोक महंगाई दर दहाई अंकों में आ रही थी और इस बार यह आंकड़ा 10% से कम आया है, जिसके चलते ये 19 महीने के निचले स्तर पर आ गई। इससे पहले मार्च 2021 में इससे कम महंगाई दर देखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं और पीएम मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर बाली के लिए रवाना होंगे, जहां यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावी सहित वैश्विक चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श होने की उम्मीद है। बाली में 15 और 16 नवंबर को होने वाले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में इंडोनेशिया G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपेगा। पीएम मोदी और अन्य नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया गया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले पर अब निर्णय लेना भारत सरकार को करना होगा। बता दें कि याचिका में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक हाल ही में संग्रहालय बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।
विश्व में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल की मांग और चर्चा लंबे समय से हो रही है। इसके बावजूद इसकी उपयोगिता पर भी सवाल उठ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इसकी उपयोगिता को समझकर इस राह पर आगे बढ़ने वाले देश काफी कम ही है। यही वजह है कि विश्व आज क्लाइमेट चेंज की मार झेलने को मजबूर हो रहा है। हकीकत ये भी है कि जिन देशों में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ भी काफी कुछ करना बाकी है। भारत में कोरोना वायरस का खतरा बहुत कम हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 547 नए मामले सामने आए। 8 अप्रैल 2020 के बाद ऐसा हुआ है कि एक दिन में कोरोना के इतने कम मामले दर्ज हुए। बता दें कि 8 अप्रैल 2020 के 540 कोरोना मामले सामने आए थे। इसी के साथ ही देश में कोरोना के संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,66,924 पहुँच गई है। वहीं कोरोना में मरने वालों की संख्या 5,30,532 हो गई है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। आज कोर्ट के निर्णय से तय हो जाएगा कि यह केस चलने योग्य है या नहीं। बता दें कि पिछले चुनाव के दौरान और सुनवाई के दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में हिंदू पक्ष की तरफ से यह मांग की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंप दी जाए। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।